23 अगस्त की शाम 6:05 में चंद्रयान-3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ ही इसरो ने ये ऐलान कर दिया कि 2 सितंबर को 11:50 में सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य यान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए लैग्रेंज L1 पॉइंट तक पहुंचेगा और 5 महीने तक सूर्य की स्टडी करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत सूर्य पर जाने वाला पहला देश है। इससे पहले भी सूरज पर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें नासा ने सबसे ज्यादा 14 मिशन सूरज पर भेजे हैं। जर्मनी, अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी सूर्य मिशन कर चुकी है। विदेशी स्पेस एजेंसी द्वारा इतने सारे मिशन करने के बाद भी इसरो आदित्य L1 के सहारे सूर्य में जाकर और 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सूर्य के बारे में क्या जानना चाहता है। क्या इसरो आदित्य L1 मिशन में सक्सेस होगा? ये सभी जनता और इसरो के लिए एक पहेली है, जिसका जवाब 4 महीने बाद लैग्रेंज L1 पॉइंट में पहुंचने के बाद ही मिल पाएगा। और इसरो के सामने एक मुसीबत ये भी है कि क्या 4 महीने बाद आदित्य L1 से इसरो ने जो उम्मीद लगाया है वो साकार हो पाएगा? ये सभी के लिए एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। लेकिन दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आदित्य L1 को लेकर आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, उनका इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शॉक में इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। आदित्य L1 सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनाग्राफ यान है। जनवरी 2008 में स्पेस रिसर्च के लिए बनाई गई एडवाइजरी कमेटी द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। यह इसरो और विभिन्न इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग से आदित्य L1 मिशन को डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। मतलब 16 साल से इसरो सूर्य में जाने का सपना सजाए हुए था, जो 2023 में इसरो ने अपने सपने को साकार किया। सूर्य मिशन से इसरो ने साबित कर दिया कि जिसे हार्ड वर्क करना आता है, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती। चंद्रयान-3 की तरह आदित्य L1 सूर्य में लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि एक विशेष कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 नामक स्थान पर स्थित होगा, जो बिना किसी रुकावट के सूर्य के निरंतर अवलोकन की अनुमति देता है। आदित्य L1 के मिशन को समझने से पहले ये समझते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर और सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 नामक एक स्थान है। इस लैग्रेंज पॉइंट 1 नामक जगह की खासियत यह है कि इस जगह में ग्रेविटेशनल फोर्स संतुलित रहता है, जिसके कारण आदित्य L1 अपना काम अच्छे से कर पाएगा। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में समझे तो ये लैग्रेंज पॉइंट 1 नामक जगह आदित्य L1 के लिए एक पार्किंग क्षेत्र है। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज L1 में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा। अब सवाल है कि सूर्य के इतने अधिक तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसे करेगा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा हमारा आदित्य L1। ये जानने से पहले हम सूर्य के बारे में समझ लेते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 209 गुना अधिक है। मतलब सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा जाएगा, इतना बड़ा सूर्य है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150.81 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का जीवन काल करीब 10 अरब वर्ष है। प्रेजेंट में सूर्य अपने जीवन का 5 अरब वर्ष कंप्लीट कर चुका है। आज तकरीबन 5 अरब साल बीतने के बाद सूर्य का एक लाल दानव बनने का पूर्वानुमान है। यह आकलन हुआ है कि सूर्य संभवतः पृथ्वी समेत सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की वर्तमान कक्षाओं को निगल जाने जितना बड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि यह एक लाल दानव बनता है, सूर्य की चमक लगभग दोगुनी हो जाएगी और शुक्र ग्रह आज जितना गर्म है, उससे भी अधिक पृथ्वी गर्म हो जाएगी। उस समय तक ऑलमोस्ट धरती में जीवन समाप्त हो चुकी होगी।
जिस तरह धरती के 3 परत होती हैं, सबसे अंदर को, उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट, उसी तरह सूर्य के भी 3 परत है। पहला, न्यूक्लियस। सूर्य के केंद्रीय भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। ये सूर्य का सबसे निचला परत होता है, जिसका ताप लगभग 2 करोड़ केल्विन होता है। न्यूक्लियस का दाब भी अति उच्च, लगभग 2 × 10 की एम्बुश 16 पास्कल होता है। इतने उच्च ताप एवं दाब पर न्यूक्लियर फ्यूजन कंप्लीट होती है, जिससे सूर्य में असीम ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा, फोटोस्फीयर। इसे थर्मोस्फेरिक लेयर भी कहते हैं। सूर्य के न्यूक्लियस से बाहर लगभग 800 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक थर्मोस्फेरिक लेयर की मोटी परत होती है। इस थर्मोस्फेरिक लेयर का ताप लगभग 6000 के है। तीसरा, क्रोमोस्फीयर। इस परत को कोरोना भी कहा जाता है। थर्मोस्फेरिक लेयर के बाहर एक गर्म गैसों की परत होती है, परंतु इनका घनत्व बहुत कम होता है। इस परत को क्रोमोस्फीयर या कोरोना कहते हैं। ये परत कम मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करती है, अतः निकट स्थित तीव्र प्रकाश वाले प्रकाश मंडल की तुलना में ये परत सामान्य रूप से अदृश्य रहती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो प्रकाश मंडल से आने वाला प्रकाश चंद्रमा से रुक जाता है, तब कोरोना परत ही चमकदार दिखाई देने लगती है। आदित्य L1 का मिशन है सूर्य के इन तीनों लेयर, न्यूक्लियस, थर्मोस्फेरिक लेयर, क्रोमोस्फीयर की स्टडी करना। लेकिन सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में रहकर आदित्य L1 ये सारे काम कैसे करेगा? आदित्य L1 ये सारे काम उसमें मौजूद पेलोड के जरिए से करेगा। इस यान पर कुल 7 पेलोड हैं। ये सारे पेलोड्स के नाम मैंने स्क्रीन में शो किए हैं। चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप कर इन पेलोड्स का नाम पढ़ सकते हैं। आदित्य L1 के पेलोड को देश की विभिन्न भारतीय लेबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। आदित्य L1 के इक्विपमेंट को सूर्य के वातावरण की स्टडी करने, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना परत का इंस्पेक्शन करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का जांच करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, इस पर कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की रिमोट सेंसिंग करेंगे। मतलब ये 4 पेलोड सूर्य पर निगरानी रखेंगे और बाकी 3 पेलोड्स L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के पेलोड का नाम नंबर 1, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्ट में VELC। ये ऑब्जर्वेटरी का सबसे खास पेलोड है, जो एक रिमोट सेंसिंग उपकरण है। जैसे बुखार का पता लगाने के लिए डॉक्टर को नब्ज की रफ्तार और शरीर का तापमान हाथ रखकर देखना होता है, VELC यही काम दूर से करेगा, यानी रिमोट सेंसिंग। इसका मुख्य काम सूरज की कोरोना की परत और CME की स्टडी करना है। VELC रोज के हिसाब से सूरज की 1440 हाई रेजोल्यूशन इमेज उतारेगा और इन तस्वीरों को इसरो के ग्राउंड स्टेशन तक भेजेगा। साइंस की भाषा में कहे तो सूर्य की डिस्क से कोरोना को यथासंभव करीब से देखेगा और उत्सर्जन लाइन के माध्यम से इसकी गतिशीलता का अध्ययन करेगा। नंबर 2, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट। ये सूरज की दूसरी ऊपरी सतहों जैसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की नियर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली तस्वीरें उतारेगा। अल्ट्रावायलेट यानी UV रेडिएशन जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकलता है और कुछ ऐसे रेडिएशन भी होते हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट के करीब होती है। इन्हें नियर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। हम इंसान इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कीड़े, पक्षी और कुछ स्तनधारी इन्हें देख सकते हैं। सूरज की ऊपरी लेयर्स की गहन जांच पड़ताल के लिए सूट इन लेयर्स की नियर अल्ट्रावायलेट तस्वीरें उतारेगा, साथ ही सूरज से निकलने वाले रेडिएशंस के उतार चढ़ाव को मापेगा। ये भी एक रिमोट सेंसिंग पेलोड है। नंबर 3, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में SOLEX। और नंबर 4, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में HALE-1OS। ये दोनों पेलोड्स आदित्य L1 की सैटेलाइट में लगे हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर रिमोट सेंसिंग का काम करेंगे। इनका काम है सूरज की सतह के एक्स-रे फ्लेयर्स की तस्वीरें उतारना। फ्लेयर की वजह से सौरमंडल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसानों को नंगी आंख से नहीं दिखता, इसलिए इन दोनों पेलोड्स को आदित्य L1 के साथ जोड़ा गया है। नंबर 5 का पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्ट्स। और नंबर 6 के पेलोड को प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यानी शॉर्ट में पपा। इन दोनों पेलोड्स का काम और खास है, ये सैटेलाइट के चक्कर लगाने के दौरान बाकी उपकरणों से इकट्ठे किए गए डाटा को एनालाइज करेंगे। मानव डाटा पर जो काम इसरो के ग्राउंड स्टेशन में बैठे वैज्ञानिकों को करना है, वो ये करके देंगे खुद ब खुद। इस तरह के पेलोड्स किसी सैटेलाइट में बहुत खास डाटा को एनालाइज करने या किसी खास स्टडी के लिए लगाए जाते हैं।
आदित्य L1 मिशन में लगे ये पेलोड सौर हवा के बारे में गहनता से स्टडी करेंगे। एस्पेक्ट्स का काम उस हवा में प्रोटॉन और बाकी भारी पार्टिकल्स का अध्ययन करना होगा, जबकि पापा इलेक्ट्रॉन और बाकी हल्के पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। नंबर 7 और आदित्य L1 का आखिरी पेलोड एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेगा। हमने आपको लैग्रेंज पॉइंट L1 के बारे में बताया था, जिसके इर्द गिर्द आदित्य L1 का सैटेलाइट चक्कर लगाएगा। ये मैग्नेटोमीटर्स उसी पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग्स लेगा और उस पर स्टडी करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको आदित्य L1 की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब देखना है कि आदित्य L1 4 महीने बाद अपने सूर्य मिशन में सफल हो पाएगा और क्या इसरो के सपने को पूरा कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आदित्य L1 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट L1 में सेफली पहुंच पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सूर्य मिशन का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन आदित्य L1 के मिशन से ये तो साबित हो गया कि इसरो अब हार नहीं मानेगा।